जय हिंद दोस्तों, इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 185 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैंने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम करेंगे, जो कि हम 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि 10 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। अगर आप ये 10 के 10 क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं और इसके साथ एडिशनली एक गेस्ट पेपर कराऊंगा जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे, जिससे क्या है एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो आपका 80% कवर हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन पेपर और एक गेस्ट पेपर, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पास होना दूर की बात है, एक अच्छे पास मार्क्स प्राप्त करना एक अलग बात है। तो आप क्या है 80% अबोव आपके मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे अगर आप इसे सीरियसली पढ़ेंगे तो ये हम आज की सीरीज है BEGS 185। इसके हम 5 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे, जो कि हम सोल्ड क्वेश्चन पेपर है और एक गेस्ट पेपर होगा। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको कोई गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, या प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो हमारा पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो होने वाला है दिसंबर 2025 का। तो ये क्वेश्चन पेपर में क्या देखने को मिला, इसका नाम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में है। ये हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है, सभी क्वेश्चन हमें करने हैं। तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें शॉर्ट नोट लिखना है 150 वर्ड का। इस सभी क्वेश्चन जो ए सेक्शन में दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, इसमें से हमें क्या है 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड्स के साथ क्या है विद बेसिक प्रिंसिपल के साथ टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा क्वेश्चन है लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम। कैरिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम में लैंग्वेज का महत्व के बारे में बात करेंगे, जिसे शॉर्ट में क्या है LAC भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा इसमें वेट टाइम इन द क्लासरूम। जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है उसके बाद जो टाइम देता है वेट टाइम, उसके बारे में बात करेंगे कि वेट टाइम क्या होता है। फोर्थ है स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट प्रोजेक्ट वर्क, कि जो भी हमें कोई प्रोजेक्ट हम चूज करते हैं उसके बाद उस पर काम करते हैं, तो उसके बारे में क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में भी हमें क्या है क्वेश्चन 2 से हमें 2 क्वेश्चन उठाने हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है, जो कि एक क्वेश्चन 10 का होगा तो दोनों कितने हो जाएंगे 20 के। पहला भी 20 का, ये भी 20 का। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू अडेप्ट द स्टैंडर्ड करिकुलम, तो ये दूसरा। व्हाट इज ए रिफ्लेक्टिव टीचर, दूसरा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, थर्ड। फोर्थ क्या होगा, प्रिपेयर ए डिटेल्ड चेकलिस्ट टू इवेल्युएट टीचिंग मटेरियल, ये हमारा चौथा हो जाए। इन चारों में से हमें क्या करना है 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। फिर आ गया हमारा सेक्शन 3 में हमें क्या करना है, इन सभी जो तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों में से हमें 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जो कि जिसका आंसर हमें 250 वर्ड्स में देना है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, 3 हमारे 60 मार्क्स के हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए 100 मार्क्स। तो ये क्या है हमारा, हाउ कैन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम टू बी अडोप्टेड टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, पहला क्वेश्चन। दूसरा है हाउ कैन टीचर्स एंड मटेरियल डेवलपर्स वर्क टुगेदर टू डेवलप टीचिंग मटेरियल, दूसरा हो गया। तीसरा डिस्कस इन डिटेल हाउ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन कैन बी यूज इफेक्टिवली इन द लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन में हमें क्या है जो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है वो किस प्रकार हमें काम करती है, किस प्रकार काम आती है। फोर्थ इसमें डिस्कस द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके बारे में बात करनी है। पांचवा कौन सा दिया गया है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स बुक, व्हाट काइंड ऑफ टिप्स स्कूल इट इज कंटेन फॉर द टीचर्स टू यूज द कोर्स बुक इफेक्टिवली। तो इन 5 में से हमें 3 क्वेश्चन करने, जो कि हमें 60 मार्क्स होंगे। एकदम इजी बुक है, पास होना आसान है। जस्ट क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रेफर करने हैं और एक गेस्ट पेपर देखना है, इजीली अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे। अगर आपको बोलना है कि मेरे को सब्जेक्ट वाइज चाहिए, तो मैं इन एग्जाम के बाद इनकी सब्जेक्ट वाइज वीडियो ला के दे दूँगा आपको, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमें बेसिक प्रिंसिपल की बात करनी है टीचिंग के, जो कि क्या है चिल्ड्रन को पढ़ाना है स्पेशल नीड्स के साथ। तो इसमें अगर बात करूं मैं, जब भी कोई टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिविटी,
तो ये इंक्लूसिविटी क्या होता है, जिसे बोलते हैं समावेशिता। समावेशिता होती क्या है, ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ पर क्या है विशेष तो आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे क्या है साथ में पढ़े। विशेष आवश्यकता क्या होती है, जो मतलब बच्चे होते हैं स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ क्या डिसेबिलिटीज़ होती है, उनको पढ़ाने के लिए क्या है वो एक अलग टैलेंट की ज़रूरत होती है ताकि उनको पढ़ाया जा सके, तो उनको बोलते हैं स्पेशल नीड्स, जिनको स्पेशल ज़रूरत होती है बच्चों को। ठीक है, तो उनके लिए क्या करें, ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें क्या है विशेष आवश्यकता वाले और सामान्य बच्चे क्या है साथ में पढ़ सकें, जिससे क्या है सामाजिक विकास हो और आत्मविश्वास बढ़ता रहे। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, जो पढ़ाने के लिए पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे पास, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। अब अगली टैलेंट की बात करते हैं कि क्या बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए टीचिंग का। इंडिविजुअलाइजेशन क्या होता है, जो व्यक्तिगत शिक्षा होती है कि हर बच्चे की क्षमता, गति और आवश्यकता क्या है अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षण विधि को, टीचिंग मेथड को उसके अनुसार बदला जाता है। इंडिविजुअलाइजेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, ईच चाइल्ड हैज़ यूनिक लर्निंग एबिलिटीज, सो टीचिंग मेथड मस्ट बी अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। द इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, ये एक स्पेशल एबिलिटी होती है टीचर का, थर्ड मेथड होता है। जो मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है वो इसके की पॉइंट है, उनकी हेडिंग बना सकते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करके इनके बता सकते हैं। जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है वो उसके माध्यम से क्या है हर बच्चे को अलग अलग लक्ष्य रणनीतियाँ तय की जाती हैं उनके लिए, ताकि वह अपनी गति से सीख सके। तो ये क्या है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, जिसे शॉर्ट में IEP भी बोलते हैं। अगला क्या है इसमें, इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर। तो अगला क्या है, एसेसिबिलिटी की बात करते हैं कि एसेसिबिलिटी क्या होती है। एसेसिबिलिटी होती है सुलभता, किसी चीज़ की आसानी। जो पढ़ाई की सामग्री है और वातावरण है वो ऐसा बनाएंगे कि हर बच्चा आसानी से समझ सके, जैसे कि आसान भाषा का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे सहायक उपकरण जो असिस्टिव टूल होते हैं उसका प्रयोग करके इन्हें आसानी से समझा सकते हैं। अगले टैलेंट कौन सा है, मल्टी सेंसरी मेथड हो गया। जो मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड है उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं सीखने को प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं टीचर द्वारा, ताकि उसको दिखाएंगे विजुअल तरीके से दिखाकर, चित्र चार्ट जैसे कि चीज़ों को दिखाकर, ऑडियो सुनाई जाएगी, उसको आवाज़ होगी, रिकॉर्डिंग होगी, उनको सुनाया जाएगा। जो हैंड्स एक्टिविटी है, जो प्रैक्टिकल काम है, जो सिखाया गया उस पर प्रैक्टिकल काम करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड ये हो जाएगा, जिसमें क्या है विजुअल एड्स, ऑडियो टूल्स, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कराई जाएगी। अगला इसमें क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पेशेंस आर इसेंशियल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्नर। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं उसकी सराहना की जाती है। अगर छोटी सी भी विक्ट्री, छोटी सी भी जीत हुई है तो उसकी सराहना करेंगे, जिससे उनका क्या है आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो आगे जाकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, कि लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम क्या होता है। तो कैरिकुलम होता है हमारा पाठ्यक्रम। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि जो हर विषय जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सबको समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। यानी क्या है, लैंग्वेज सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है बल्कि सीखने का एक टूल है। टूल ऑफ लर्निंग क्या है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक ऐसा टीचिंग दृष्टिकोण है जिससे भाषा केवल क्या है एक विषय जैसे कि इंग्लिश या हिंदी तक मतलब लिमिटेड नहीं है, उसको क्या है हर विषय को सीखने का एक माध्यम है जिसे हम सीख सकते हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट होंगे, जैसे कि बात करके इसकी डेफिनेशन देनी है, पहले हमें इसका इंट्रो बताना है कि ये होता क्या है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट एम्फसाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ऑल सब्जेक्ट। ये क्या है, एम्फसाइज करता है लैंग्वेज के रोल को सभी विषयों में, नॉट जस्ट लैंग्वेज क्लासेज। इट रिकोगनाइज दैट, ये क्या रिकोगनाइज करता है, लर्निंग इन ऑल सब्जेक्ट लाइक साइंस, सभी सब्जेक्ट को सीखने में, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली। द मेन आइडिया दैट लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ लर्निंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स। तो ये हमें क्या है, इसमें डिसिप्लिन के थ्रू लर्निंग सिखाता है हर विषय के बारे में। तो इसके कुछ की फीचर्स होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में होने चाहिए। पहला है, हर सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट
वी यूज़ लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट को पढ़ते लिखते और सुनते समय क्या करते हैं, लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ये करते हैं, सुनेंगे भी, लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तो साइंस में कोई भी चीज़ की एक्सप्लेन करनी है या मैथमेटिक्स में कोई सम निकालना है, उसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम को समझाना है, तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बोल के भी बताओगे और लिख के भी बताओगे। तो इसलिए क्या है, हर विषय में भाषा का उपयोग। वी यूज़ लैंग्वेज इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला इसका की फीचर हो गया। दूसरा है इसमें लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट। तो अगर बात करें कि लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट क्या होती है, तो वी यूज इन एवरी 4 डायरेक्शन, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। हम क्या करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, लिसनिंग भी करेंगे, स्पीकिंग भी करेंगे, तो लैंग्वेज स्किल्स डेवलपमेंट हमारी इजीली हो जाएगी। थर्ड है बेटर कॉम्प्रीहेंशन, कि हमें एक अच्छा कॉम्प्रीहेंशन होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर हेल्प करेगा रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में और स्पीकिंग में, ठीक है। ये क्या करता है, प्रमोट भी करता है कॉम्प्रीहेंशन को। कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, बेहतर समझ हो गया, समझना हो गया, ठीक है। जब एक भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, जैसे कि आप हिंदी में अच्छी पकड़, आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, तो क्या होगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है जिस सब्जेक्ट का, उसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटर कॉम्प्रीहेंशन क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है। ये सपोर्ट करता है लर्नर्स को डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड में, इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इनटू ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो सभी एक्टिविटी में उसे स्ट्रॉन्ग फील करवाता है। अगला है इसका कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, जिसके बारे में मैंने अभी लेटेस्ट में बात की है। जिसमें क्या है, स्टूडेंट जो अपने थिंकिंग है, विचार है, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। जो तर्क वितर्क करना हो, उसे डिबेट करनी हो और किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना हो, उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। और अगर डिफरेंस लैंग्वेज होगी, उसकी जो सहायक लैंग्वेज है, जैसे कि अलग अलग भाषा अलग अलग पृष्ठभूमि से आती हैं, क्योंकि हर भाषा आप सीख नहीं सकते। सारी भाषा क्या है, अपने आप में इंटर कनेक्टेड है। जैसे कि आप इंग्लिश बोलते हो तो ऑटो में आपको क्या है, हिंदी में समझ में आ जाता है अगर आप नॉन हो तो, क्योंकि इसमें भाषा सीखना हर विषय के साथ जुड़ा होता है। इसमें 2-4 चीज़ें और आप ऐड कर सकते हो। रोल ऑफ टीचर, ठीक है। तो रोल ऑफ टीचर में आप क्या करोगे, देखोगे तो जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या है, थोड़ा भाषा पर भी ध्यान देना, जो कि सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। जो भाषा पढ़ा हुआ सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, स्टूडेंट्स जब बोलते हैं और लिखते हैं ना, तो उनको टाइम दिया जाना चाहिए इसको करने के लिए। फोर्थ इसमें क्या है, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, नोट्स राइटिंग, इस प्रकार की चीज़ें उनसे करवानी चाहिए। एक इसमें आप फोर्थ पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसमें एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ LAC। तो एडवांटेज क्या है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर लर्निंग होगी, और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, और जो सभी विषय हैं हमारे साथ, एवरी सब्जेक्ट वी शो आवर बेस्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा। ये हमारे इसके एडवांटेज होंगे, जो कि आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इजीली लिख सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये क्या है, वेट टाइम इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में वेट टाइम कितना दिया जाना चाहिए। और ये क्या होता है, वेट टाइम का मतलब होता है जब कोई शिक्षक, जब कोई टीचर, कोई पर्सन क्वेश्चन करने के बाद तुरंत आंसर की उम्मीद न करके, जैसे कि कई टीचर होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, उसे डायरेक्ट आंसर चाहिए, नहीं, स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम दो ताकि वो क्या कर सकता है, सोच सके, उसे उसके आराम से उसका उत्तर दे सके। इस अवधारणा को, इस थिंकिंग को टीचर क्या करता है, जो कि मैरी वुडरोवे से ली गई है, जो इसने पहली बार प्रस्तुत की गई थी। किस द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मैरी वुडरोवे द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इसके कुछ ना कुछ की फीचर हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है वेट टाइम के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इंट्रो देना है कि वेट टाइम क्या होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। वेट टाइम रेफर्स टू द पॉज और साइलेंस टीचर्स गिव आफ्टर आस्किंग ए क्वेश्चन बिफोर एक्सपेक्टिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट। डायरेक्ट उसको रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करके उसको क्या है, सोचने का टाइम दो। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एजुकेशनल रिसर्चर
मैरी बुड्रोवे। वेट टाइम अलाउ स्टूडेंट्स टू थिंक डीपली, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, फॉर्म बेटर आंसर्स। ये क्या करता है, हमें क्या क्या फ़ायदा देता है, डीपली सोचने में मदद करता है और बेटर आंसर देता है। इट आल्सो इनकरेजेस पार्टिसिपेशंस फ्रॉम मोर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग साई और स्लोअर लर्नर्स। कई बार क्या है, स्लोअर लर्नर्स होते हैं, कुछ शर्मीले होते हैं, उनके लिए अच्छा चांस होता है ताकि उनको टाइम मिल जाता है रिकवर करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप, इसके वेट टाइम के दो टाइप होते हैं। पहले टाइप की खासियत क्या होती है, मैं अगर आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद उसका जो दिया गया समय है उसमें क्या है, स्टूडेंट को सोचने का पूरा अवसर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं वेट टाइम 1। जो कि वेट टाइम 2 है। वेट टाइम 2 क्या है, जो स्टूडेंट्स को उत्तर देने के बाद जो समय दिया ना क्वेश्चन करने के बाद, उसे क्या करते हैं, जो अदर स्टूडेंट होते हैं उसकी जो रिस्पॉन्सेज हैं उसको और उत्तर जो हम आंसर दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए टाइम दिया जाता है और उसका मौका मिलता है, उसे बोलते हैं वेट टाइम 2 बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया वेट टाइम इन क्लासरूम। अब बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट प्रोजेक्ट वर्क। जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स हैं उसके स्टेप्स की बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट वर्क एक है क्या, सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसमें स्टूडेंट्स है किसी भी सब्जेक्ट पर गहराई से उसको लर्न करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा और प्रैक्टिकली काम करेगा उस पर। तो इसमें बात करें तो प्रोजेक्ट वर्क इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक स्टेप्स टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। दिस फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग सुटेबल टॉपिक बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट। तो सबसे पहले उसको क्या काम करना है, अगर कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा है उस पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहले इसका प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देना कि प्रोजेक्ट होता क्या है। दूसरा इसके स्टेप्स जानेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स है इसका कि आपको टॉपिक सिलेक्शन करना है। पहला स्टेप आप ध्यान दे सकते हैं, टॉपिक सिलेक्शन हो गया। टॉपिक सिलेक्शन में क्या है, ऐसा सब्जेक्ट चुने, ऐसा टॉपिक चुने जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो और आपका रेलिवेंट हो, जिससे क्या अगर सीखने के उद्देश्य से आपको होना चाहिए, तो ये आपका टॉपिक सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा है आपको क्या करना है, इसमें प्लानिंग करनी है कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो रेडी करना है और जो आपके रिसोर्सेज है उनको सेलेक्ट करना है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और जो जिस मेथड से आपको प्रोजेक्ट करना है उस मेथड को सेलेक्ट करना है। तो ये आता है प्लानिंग के अंडर। थर्ड देखते हैं इसमें स्टेप्स में डाटा कलेक्शन, कि आपको डाटा कलेक्ट करना होगा उस आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको क्या करना होगा डाटा कलेक्शन में, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करनी होगी किसी भी चीज़ की, फिर उसका सर्वे करेंगे, फिर उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर जो बुक होंगी और जो इंटरनेट पर रिसर्च है हमारी उनको देखेंगे हम, तो उसे बोलते हैं डाटा कलेक्शन। तो ये हो जाएगा थर्ड स्टेप इसका, डाटा कलेक्शन। फोर्थ देखें तो फोर्थ हमारा इसमें क्या आएगा, फोर्थ होगा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो हमारा डाटा हमने इकट्ठी किया था ना उसको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, उसको सही तरीके से सेट करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे अच्छी तरीके से, जिसे बोलते हैं एनालिसिस, उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, इसमें एक रिपोर्ट रेडी करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले रिपोर्ट में होगा इंट्रोडक्शन होगा उस टॉपिक का, फिर उसकी जो मेथड है यूज़ मिलेंगे, मेथडोलॉजी बोलते हैं, मेथडोलॉजी होगा। फिर थर्ड उसका जो फाइंडिंग्स है, हमने क्या उसमें फाइंडिंग्स पाई, क्या परिणाम थे उसके, और फोर्थ होगा इसमें कंक्लूजन की, हमने इसमें क्या कंक्लूजन दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा। सिक्स्थ स्टेप क्या हो जाएगा, इसमें हम प्रेजेंटेशन की, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या देंगे, जो चार्ट है, मॉडल है, पीपीटी है और जो टूल्स हैं हमारे पास उनकी मदद से इसे क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसका क्या है, एकदम क्लियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसको समझाना है कि ये चीज़ क्या है। तो ये होगी प्रेजेंटेशन होगी इसकी। और सेवन्थ इसका स्टेप क्या है, इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन इवेल्यूएशन क्या होता है, जब कोई टीचर क्या करता है, उसका इवेल्यूएशन करता है तो उसको क्या करेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको, उसके जो एफर्ट है उसको देखा जाना चाहिए कि उसने कितने एफर्ट लगाए हैं, और जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।
अगला इसमें क्या है हमारा कि प्रोजेक्ट वर्क के एडवांटेज क्या हैं, ये हो गए इसके स्टेप्स। फिर अब हम देखेंगे इसमें स्टेप्स के अलावा हमारे क्या हैं कि एडवांटेज क्या हैं प्रोजेक्ट के। एडवांटेज की बात करें जो एक्टिव लर्निंग है उसको ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एक्टिव लर्निंग को। जो क्रिएटिविटी है, नई नई इनोवेशंस हैं उसको डेवलप करेगा। फिर थर्ड क्या होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी हमारी वो क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सेल्फ लर्निंग और टीम वर्क में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिससे हमें 2 क्वेश्चन छाटने हैं। तो जैसे कि मैंने पहले 4 की 4 करवा दिया, आपको 4 में से 2 बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। बाकी आपको करने सारे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। दूसरे में क्या है, हमें 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। पहला है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू अडेप्ट द स्टैंडर्ड करिकुलम, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अडेप्ट द स्टैंडर्ड करिकुलम। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि कोई स्टैंडर्ड करिकुलम है उसको अडेप्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड करिकुलम को अडेप्ट यानी स्वीकार करना, अनुकूलित करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लासरूम में सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। उनकी कैपेबिलिटी, जो लर्निंग स्पीड है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनकी हैबिट है, वो सारी क्या है, डिफरेंट है। तो इसके कारण क्या है, उनकी ये सब चीज़ें डिफरेंट होने के कारण उनको जो टीचर है उसको जो स्टैंडर्ड करिकुलम है उसको स्वीकार करना ज़रूरी है। तो ये इसकी यहाँ तक की डेफिनेशन है, यहाँ तक इसको आप कर सकते हैं। अडेप्टिंग द स्टैंडर्ड करिकुलम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द लर्नर इन द क्लासरूम आर नॉट यूनिफॉर्म, सभी बराबर नहीं है। दे आर डिफर इन एबिलिटी, पीस ऑफ लर्निंग, बैकग्राउंड, लैंग्वेज स्किल्स एंड इंटरेस्ट। वो सभी क्या है, अलग अलग, किसमें, एबिलिटी में, लर्निंग में, बैकग्राउंड में, लैंग्वेज स्किल्स में और उनकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट है उसमें। ए फिक्स्ड करिकुलम कैन नॉट मीट ऑल दीज डिजर्व्स नीड्स इफेक्टिवली, देयरफॉर टीचर मॉडिफाई, इसलिए क्या करता है, टीचर मॉडिफाई करता है, एडजस्ट करता है इट टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, कि जो लर्निंग हो रही है उसको मोर मीनिंगफुल बनाया जा सके एंड एसेसिबल, उसको एसेसिबल किया जा सके। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन का, आप दे सकते हैं। फिर बताते हैं इसके कुछ रीज़न है कि करिकुलम को अडेप्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों अडेप्शन इसका किया जा रहा है। इसका पहला रीज़न है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत होता है ना, इंडिविजुअल व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है कई बार, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी अलग होती है। इसलिए क्या है कि फिक्स्ड करिकुलम सभी के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने चाहिए। अगला है हमारा इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इंक्लूसिव क्या होता है, जो समावेशी स्टडी हो गई हमारी, जो कि स्पेशल आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो वाले स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को सीखने का मतलब समान अवसर मिल जाता है इसके थ्रू। सभी छात्र जो स्टूडेंट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट पक्की, उसकी श्योरिटी हो जाती है इसके कारण। तो इंक्लूसिव एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स अलाउिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन लर्निंग एक्टिविटीज़। जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके साथ क्या है, वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं और सोशल ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है। फिर अगला है इसमें लोकल रेलिवेंस। लोकल रेलिवेंस क्या है, जो वहाँ के लोकल हैं, वहाँ का जीवन है, संस्कृति है, वहाँ का वातावरण है लोकल का, उनको क्या है, जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके साथ उनको रिलेट करना है। इससे क्या होगी, लर्निंग जो अधिक मीनिंगफुल होगी और उसको ज़्यादा इंगेज करेगी, स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या है, लोकल रेलिवेंस होना चाहिए। टीचर कैन कनेक्ट लेसन्स विद रियल लाइफ सिचुएशन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट विच इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट। एडेप्शन आल्सो इंक्रीज एक्टिव लर्निंग मेथड्स। तो ये क्या करता है, इससे एक्टिव लर्निंग मेथड्स क्या हो जाता है, इंकरेज हो जाता है। सच ग्रुप एज वर्क्स, जिसके इसमें ये कौन कौन से आते हैं कि जो ग्रुप वर्क्स हो गए, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो गया, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ हो गई, इंस्टेड ऑफ ओनली रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग क्या होती है, रट्टा वाली लर्निंग बोलते हैं इसी रोट लर्निंग को, कि जो रट्टा वाली लर्निंग के बजाय इसमें क्या है, ग्रुप वर्क्स, प्रोजेक्ट वगैरह ये करवाए जाए, एक्टिव लर्निंग मेथड्स, जिससे क्या है, स्टूडेंट की लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इसमें क्या है, अडेप्टिंग द करिकुलम जो हमने ऊपर बताए हैं उसको अडेप्ट करके फ्लेक्सिबिलिटी, रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस आ सकती है स्टूडेंट्स में, मेकिंग एजुकेशन लर्नर्स सेंटर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ओवरऑल टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो टोटल आउटपुट है वो अच्छा होगा,
रिजल्ट हो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। इसलिए क्या है, ग्रुप वर्क हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, एक्टिव बेस्ड लर्निंग होगी, इस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, जिससे क्या है फ्लेक्सिबिलिटी आएगी स्टूडेंट में, रेलिवेंस बढ़ेगा, लर्निंग सेंटर्ड बनती है, जिससे स्टूडेंट्स का क्या है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा ये पहला था। अब देखते हैं इसका सेकंड, वो इज ए रिफ्लेक्टिव टीचर। कि रिफ्लेक्टिव टीचर क्या होता है। ये रिफ्लेक्टिव टीचर वह टीचर होता है जो अपनी टीचिंग को केवल मतलब पढ़ाने तक सीमित नहीं रखता कि भाई हाँ मैंने पढ़ा दिया, बल्कि क्या करता है रेगुलरली अपनी टीचिंग मेथड है और जो उसके स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज हैं और जो लर्निंग से उसके आउटकम्स आ रहे हैं ना, उसका एनालिसिस करेगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, बच्चों पे उसका क्या असर है, उनके क्या रिजल्ट हैं, ताकि वह अपने पढ़ाने के तरीके को क्या है और बेहतर कर सके। अगला हमारा है वो इज ए रिफ्लेक्टिव टीचर। कि रिफ्लेक्टिव टीचर कौन है। ये रिफ्लेक्टिव टीचर वह टीचर होता है जो अपनी टीचिंग को केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि रेगुलरली क्या करता है, टीचिंग मेथड्स, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स और लर्निंग आउटकम्स है उनका एनालिसिस करता है, ताकि वह अपने पढ़ाने का जो तरीका है, वे ऑफ लर्निंग टीचिंग है, उसे और भी बेहतर कर सके। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, यहाँ तक कि आप इसको क्या ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो ये रिफ्लेक्टिव टीचर इज वन हु continuously think about the evaluation their own teaching practices to improve classroom effectiveness। तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्टिव टीचर क्या होता है, जो लगातार सोचता है, किसके बारे में, इवेल्युएट करता है, टीचिंग प्रैक्टिसेस करता है, इम्प्रूव करता है क्लासरूम की इफेक्टिवनेस को। जैसे कि टीचर डज नॉट सिंपली टीच एंड मूव ऑन, जैसे कि नहीं होता टीच अपना पढ़ाया और निकल गया, कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु क्या है रेगुलरली उसे क्या करना, एनालाइज करना कि जो मैंने पढ़ाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो उसको और दूसरे तरीके से कैसे पढ़ा सकता हूँ, तो उसको रेगुलरली एनालाइज करेगा, व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, कि उसको क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है। रिफ्लेक्टिव टीचर्स ऑब्जर्व देयर टीचिंग। जो रिफ्लेक्टिव टीचर्स है वो ऑब्जर्व करते हैं टीचिंग को, जो टीचिंग मेथड को, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं, स्टूडेंट रिस्पॉन्स को भी क्या, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है और उनके लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्या आए हैं। दे आस्क क्वेश्चन लाइक, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिड माई टीचिंग अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो उसका उद्देश्य था पढ़ाने का वो सही पे सक्सेसफुल हो पाया। वर स्टूडेंट इंगेज, क्या स्टूडेंट समझ पाए, इंगेज कर पाए। ये तो नहीं है कि भाई पीछे बैठ के बासी मार रहे, नींद आ रही है, स्टूडेंट्स को थोड़ी अट्रैक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। व्हाट कुड आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार इससे क्या बेहतर कर सकता हूँ, तो इसकी बार ये बातें अपने बारे में खुद से पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का इंट्रो था। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, मेन पॉइंट्स है, इसकी मेन विशेषताएं कुछ होती हैं, वो बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करूँ तो मैं सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में, टीचिंग जर्नल, फीडबैक रिकॉर्ड, सेल्फ असेसमेंट नोट्स वगैरह ये चीज़ें ट्राई कर सकता है। तो वो क्या करेंगे, मेंटेन करेगा टीचर कोई भी, क्या टीचिंग जर्नल, उसके जो फीडबैक रिकॉर्ड है, क्या फीडबैक रहा है, उसका जो सेल्फ असेसमेंट है, खुद ने उसे क्या नोट किया, सेल्फ असेसमेंट नोट है वो इस प्रकार। दे आल्सो यूज फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट, वो फीडबैक को भी नोट करेगा स्टूडेंट से, और जो अपने साथ वाले हैं ना, टू रिफाइन देयर मेथड्स, जो अपने पढ़ाने के तरीके को कि भाई कितना क्या अच्छा तरीका है। ए रिफ्लेक्टिव टीचर इज ओपन माइंडेड। ए रिफ्लेक्टिव टीचर क्या होता है, ओपन माइंडेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, विलिंग टू चेंज स्ट्रेटजीज। वो क्या करना है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो चेंज करेगा स्ट्रेटजी, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। दे एक्सपेरिमेंट विद ए न्यू टीचिंग टेक्निक्स, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो नई टीचिंग टेक्निक अपनाएगा। लर्न फ्रॉम बोथ सक्सेस एंड फेलियर, जो उसकी सक्सेस है उसके फेलियर दोनों से सीखेगा। दस ए रिफ्लेक्टिव टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो टीचर होता है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, वो लगातार क्या करता है, इंप्रूव करता है अपनी प्रोफेशनल स्किल को, क्या बेहतर लर्निंग आउटकम्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स की आउटकम्स ताकि अच्छी आए। तो ये हमारा आंसर था। अब बात करते हैं इसके सी की, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या है, टीचर द्वारा स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोग्रेस, जो टीचर होता है वो क्या करेगा, स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस, उनके बिहेवियर, उनका पार्टिसिपेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उस पर लगातार क्या नज़र बनाए रखेगा कि वो कौन कैसा पढ़ रहा है, कौन कहाँ उसका लैग कर रहा है, कौन पीछे रह रहा है। तो ये क्या है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसका क्या इंट्रो हो जाएगा, तो मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव टीचिंग। तो मॉनिटरिंग करेगा क्लास में किसके लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए। इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करेगा स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस की, बिहेवियर की, पार्टिसिपेशंस की और अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी होती है उसमें क्या करेगा, ये अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा उसको, उसके बिहेवियर कैसे हैं, क्या वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये क्या है, इसका इंट्रो हो गया।
तो इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस होती है मॉनिटरिंग की, वो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वन मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इज क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। जो लर्निंग में डिफिकल्टीज आती है उसको शुरुआत में पहचान लेना। टीचर क्या करेगा, जल्दी पहचान सकता है कि कौन स्टूडेंट पीछे रह रहा है। समय समय पर क्या करेगा, रेमेडियल टीचिंग देकर उसमें सुधार करेगा। जो स्टूडेंट पीछे रह रहा है उसको सुधार करने की कोशिश करेगा कि ताकि वो जल्दी से समझ पाए। और अगला हमारा क्या है, इसमें क्या करेगा, फीडबैक टू टीचर। तो मॉनिटरिंग है वो क्या करेगी, फीडबैक प्रोवाइड कराएगी उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर। उसका टीचिंग मेथड है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। अगर स्टूडेंट क्या है अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा है, द टीचर कैन एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग। अगर स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा तो उसके हिसाब से क्या है उसका टीचिंग मेथड को वो चेंज कर लेगा। अगला थर्ड है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि वो कितना एक्टिव पार्टिसिपेट इसमें कर पा रहा है, कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जो मॉनिटरिंग होगी से स्टूडेंट क्या है अलर्ट रहेंगे, टीचर की क्या गाइडेंस मिलने पर क्या है पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। ये प्रमोट करता है एज स्टूडेंट स्टे अलर्ट एंड मोटिवेटेड व्हेन दे रिसीव रेगुलर अटेंशन एंड गाइडेंस। जब वो क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, जब लगातार उन्हें अटेंशन मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी। तो इस प्रकार क्या है, क्लासरूम में मॉनिटरिंग इंश्योर करती है बेटर लर्निंग आउटकम्स, इंप्रूव करती है डिसिप्लिन को, और लगातार कंटिन्यू क्या करती है, इंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट करती है, मेकिंग ए वाइटल पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में। तो इस प्रकार ये बोल सकते हैं हम कि ये क्या करती है, इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स, ये क्या करती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रमोट करती है। अगर टीचर क्या करेगा, फीडबैक लेगा तो उसकी टीचिंग इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके कारण क्या है डिसिप्लिन और उसकी इंगेजमेंट मेंटेन रहेगी। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पर्सनल लाइफ में अपनाओ तो इसे अपना सकते हो कि एक मॉनिटरिंग क्लासरूम में कैसे की जा सकती है। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उसे आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, और अगर टीचर कोई देख रहा है तो ये बता सकता है कि उसको अपनी टीचिंग कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। अगला हमारा है प्रिपेयर ए डिटेल चेकलिस्ट टू इवेल्युएट टीचिंग मटेरियल। कोई टीचिंग मटेरियल है उसको इवेल्युएट करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाओ कि क्या क्या चेक पॉइंट होने चाहिए अगर हमें अच्छा एक स्टडी मटेरियल पाने के लिए, टीचिंग मटेरियल पाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो टीचिंग मटेरियल को इवेल्युएट करने के लिए एक सिस्टमेटिक चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि क्या है नोट किया जा सके कि उसका इफेक्टिव, रेलिवेंट और अर्ली जो लर्नर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो जो लर्नर है उसके लिए उसको आसानी से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या बनाई है, हमने चेकलिस्ट बनाई है। तो इसका इंट्रो है इस क्वेश्चन का, देख लीजिएगा। चेकलिस्ट की बात करें तो पहला है रेलिवेंस टू कैरिकुलम। तो इसमें बात करें तो जो मटेरियल है सिलेबस का और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है। डज द मटेरियल मैच द सिलेबस एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो उसका मटेरियल है वो उसके सिलेबस से और उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच खाता है कि नहीं खाता। दूसरा है एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, कि जो जानकारी दी गई है, जो फैक्ट दिए गए हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, और जो कंटेंट है अपडेटेड कंटेंट है और जो रिलायबल सोर्सेज है उस पर आधारित है या नहीं है। इज़ द इंफॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट है, वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है, अप टू डेट है कि नहीं है, बस ये देखना है। क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स की एज के और लेवल के अनुसार होनी चाहिए। इज द लैंग्वेज सिंपल, क्लियर एंड एज अप्रोप्रिएट, एज के हिसाब से है कि नहीं है। अगली बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इस बारे में बात करूँ तो उसका कंटेंट लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, उसकी हेडिंग, सब हेडिंग्स और उसके सिक्वेंसेस क्या है क्लियर होने चाहिए। जैसे कि मैंने सिक्वेंस का रखा है कि यहाँ इसकी क्या है इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इसकी बात करूँ तो इसके सारे चेकलिस्ट होगी वो पॉइंट टू पॉइंट है कि नहीं है। तो इसी प्रकार क्या है स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उसका सिलेबस है, उसका इंट्रो है, उसके जो हाईलाइटेड हेडिंग है, सब हेडिंग है वो क्लियर है कि नहीं है। तो इज द कंटेंट लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड और इजी टू फॉलो है कि नहीं है। इंगेजमेंट लेवल कैसा है उसका, ठीक है। मटेरियल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसमें जो एक्टिविटीज़ है, एग्जाम्पल है, डायग्राम है, उसमें शामिल होने चाहिए। डज इट इंक्लूड एक्टिविटीज, एग्जाम्पल और विजुअल्स टू मेंटेन इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को बनाए हुए है या नहीं है, तो उसका इंगेजमेंट लेवल चेक करेंगे। इंक्लूसिवनेस क्या होता है कि जो डाइवर्स लर्नर है, कुछ स्लो होंगे, कुछ एडवांस होंगे, किसी को स्पेशल नीड्स होंगी, तो उसको ध्यान में रखता है और सभी स्टूडेंट्स के लिए एसेसिबल हो जाता है। तो डज इट कैटर डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग स्लो एंड एडवांस लर्नर। अगला 7वां पॉइंट है कल्चरल एप्रोप्रिएटनेस। तो जो कंटेंट है वो बायस फ्री है या नहीं है, या नहीं है कि भाई एक साइड झुका हुआ है, एक साइड नहीं है। जैसे पॉलिटिकल क्या ले लें तो जो पार्टी है उसके पक्ष में झुक जाए या विपक्ष में ज़्यादा झुक जाए, तो वो क्या होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। और जो कल्चरली और सेंसिटिव और रिस्पेक्टफुल होना है या नहीं होना है उस पर डिपेंड है।
तो क्या है, इज कंटेंट फ्री फ्रॉम बायस एंड कल्चरली सेंसिटिव। यूजेस ऑफ एग्जाम्पल, जो उसमें कंटेंट दिया गया है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल पर दिए गए हैं, और जो एग्जाम्पल है वो समझ को आसान बनाते हैं या नहीं बनाते। आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इसके एग्जाम्पल है असेसमेंट स्पोर्ट, कि असेसमेंट स्पोर्ट कैसी है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ है उसमें शामिल है या नहीं है, जो सेल्फ असेसमेंट है उसे मौका मिलता है या नहीं मिलता। डज इट इंक्लूड एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। अगला है हमारा प्रेजेंटेशन क्वालिटी, तो इसके बारे में बात करें तो जो लेआउट है वो साफ़ और इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव है कि नहीं है, जो उसके फ़ॉन्ट्स है, उसकी स्पेसिंग है, उसके जो विजुअल्स हैं वो क्लियर है नहीं है, तो ये प्रेजेंटेशन की क्वालिटी के बारे में है। तो ये चेकलिस्ट अपनाएंगे जो टीचर है, सेलेक्ट करेगा हाई क्वालिटी टीचिंग मटेरियल को इफेक्टिवली बनाने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, जो कि एकदम ईजी और अंडरस्टैंडिंग है। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, कि इसमें हमें क्या करना है, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, जो कि हमें 250 वर्ड में देना है। हर क्वेश्चन जो हम करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, वो एक 20 मार्क्स का होगा, मतलब लेंथी क्वेश्चन है, आपको ठीक ठाक उसके बारे में लिखना होगा। तो इसके बारे में बात करें, हमारा जो ए नंबर पार्ट है, ए नंबर पार्ट देखेंगे, हाउ कैन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जिसे LAC बोलते हैं, बी अडोप्टेड एड्रेस द नीड्स, और जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है उसकी क्या क्लासरूम में स्पेशल नीड है LAC के थ्रू, उसको क्या डेवलपमेंट की जा सके। तो इसके ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम इसमें देख चुके हैं। जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है और जो अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर है उसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन किस बारे में है, क्या नहीं है। इसका शॉर्ट में बता दूं मैं, कि एक बार आपको फिर बता देता हूँ। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होती है, एक ऐसी एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें क्या है, लैंग्वेज को हर सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गई और ETC, इसमें क्या है, लर्निंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट तो वो है, पर वो किसके थ्रू समझे जा रहे हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू समझे जा रहे हैं, इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, न कि केवल लैंग्वेज क्लास तक सीमित रखा सकता है। ऐसे नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हो, उसके अलावा भी आप बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और जो अदर सब्जेक्ट है जैसे साइंस के हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, अदर सब्जेक्ट भी आप स्टडी कर रहे हो। तो इसलिए क्या है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है, अगर अंडर प्रिविलेज लर्नर के लिए बात करूं तो LAC का इंपॉर्टेंस की बात करनी है, कि LAC का इंपॉर्टेंस क्या है अंडर प्रिविलेज लर्नर के लिए। तो जो अंडर प्रिविलेज लर्नर है, जो वो लैंग्वेज में एक बैरियर का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो वो स्कूल में क्या करेंगे, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए वो क्या करते हैं, फ्लुएंट नहीं होते उसमें, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की उसके पास बाधा होती है, किसी प्रकार की मान लो, और जो उसकी होम लैंग्वेज होती है वो थोड़ी अलग होती है। इसलिए क्या है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं लैंग्वेज लर्निंग टुगेदर है, उसमें स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ साथ लैंग्वेज स्किल भी उसे सीखनी पड़ती है। लर्निंग अधिक मीनिंगफुल और आसान उसको बनाती है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। दूसरा हमारा आएगा इसमें रिड्यूसिंग लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज बैरियर को रिड्यूस कैसे किया जाए, सिंपल लैंग्वेज और लोकल एग्जांपल्स को यूज़ करके उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाए। लैंग्वेज लर्निंग को धीरे धीरे नेचुरल प्रोसेस क्या है, बन जाती है। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो धीरे धीरे हमारी हैबिट में आ जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें है यूजेज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज, की टीचिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। टीचर्स क्या करेंगे, LAC जिसे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बोलते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल ऐड दिखा दिया, ग्रुप डिस्कशन करवा दिया, पीयर लर्निंग करवा दी, स्टोरी टेलिंग बता दी, और जो रोल प्ले करवाते हैं वो ETC इस प्रकार की चीज़ें करवा देते हैं, और जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो करवा देते हैं। ये मेथड लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये क्या माने, ये टीचर की मदद से, टीचिंग स्ट्रेटजी की मदद से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। जो कोड स्विचिंग है, ड्यूल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि होम लैंग्वेज होगी और स्कूल लैंग्वेज दोनों को मिक्स करके यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कोई हिंदी का मैक्सिमम क्या है, हिंदी लोग हैं, हिंदुस्तान है, हिंदी मैक्सिमम बोली जाती है, तो उसमें क्या है, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश की तरह समझा रहे हैं तो उसको क्या है, हिंदी मिक्स करके बता रहे हैं ना, तो वो कोड स्विचिंग बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी समझ में आते हैं, तो ये ईजी है। इनक्रेजिंग पार्टिसिपेशन, तो स्टूडेंट्स बोलने, लिखने और डिस्कशन करने में क्या है, कॉन्फिडेंट बनते हैं। ये चीज़ करने से लैंग्वेज का डर खत्म होता है, तो इसे बोलते हैं इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। अगर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो इसमें ईजीनेस होगी। ये क्या करते हैं, प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। जो लैंग्वेज होती है लर्निंग में क्या करती है, बाधा नहीं बनती है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बराबर मिलती है। तो क्या करते हैं, इंक्लूजनेस एजुकेशन ज़रूरी है। तो इस प्रकार क्या बोल सकते हैं हम, LAC है वो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है, क्योंकि लैंग्वेज और सब्जेक्ट लर्निंग को इंटीग्रेट करते हैं और एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाते हैं, इंक्लूसिव बनाते हैं और इफेक्टिव बनाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन टीचर एंड मटेरियल डेवलपर्स वर्क टुगेदर टू डेवलप टीचिंग मटेरियल। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या बता रहा है हमारा। इस क्वेश्चन की बात देखें तो कोलैबोरेशन देखें किसके बीच की, टीचर के बीच की और जो मटेरियल के डेवलपर्स हैं उनके बीच की। अगर मान लो कि इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल कब बनता है, जब टीचर और उसको जो बनाने वाला है वो मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों को एक्सपर्टाइज अलग अलग लेकिन पूरक होती है। दोनों की एक्सपर्टाइज है अलग अलग है कि वो डेवलपर है वो टीचर है, लेकिन एक दूसरे से वो पूरक होते हैं, क्योंकि टीचर को पता है इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और डेवलपर को वो बताएगा तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी और दोनों में सही सामंजस्य बैठ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप आराम से इसे बता सकते हैं। तो इसमें मान लो कि दोनों के रोल हैं, टीचर का भी रोल है और जो मटेरियल डेवलपर है उसका भी रोल है। तो स्टार्टिंग में आपको इसको डेफिनेशन बताओगे कि टीचर एंड मटेरियल डेवलपर्स मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल बिकॉज बोथ ब्रिंग इसेंशियल एक्सपर्टाइज टू द प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए दोनों एक्सपर्टाइज हैं एक दूसरे के लिए। जो टीचर अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम रियलिटीज़ है, स्टूडेंट नीड्स, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड कॉन्टेक्चुअल चैलेंजेस, मटेरियल डेवलपर्स ऑन द अदर हैंड ब्रिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, करिकुलम डिज़ाइन स्किल्स एंड कंटेंट स्ट्रक्चरिंग एबिलिटीज़। तो इस प्रकार बताएं तो जो टीचर है वो क्लासरूम रियलिटीज़ और जो स्टूडेंट्स की नीड को समझता है अच्छे तरीके से, जो उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज है और लोकल कॉन्टेक्स्ट की वो क्या करेगा, जानकारी रखेगा अपने पास। तो इसलिए टीचर की ये भूमिका है। अगर बात करें मटेरियल डेवलपर की, तो जो कैरिकुलम है हमारा पाठ्यक्रम है, सब्जेक्ट है, उसमें जो डिज़ाइन है, कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सपर्ट होते हैं। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है वो लाते हैं। तो इस प्रकार बोल सकते हैं हम कि जो टीचर और मटेरियल डेवलपर है उनके दोनों के रोल हैं अपने अपने। इसके कोलेब्रेशन के तरीके बताते हैं कि वो कैसे कोलेबरेट कर सकते हैं। उनको ज़रूरत होती है एनालिसिस की, ठीक है, किसकी ज़रूरत होती है, उसको नीड होती है एनालिसिस की, किस प्रकार वो अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। तो टीचर स्टूडेंट की लेवल और उसकी प्रॉब्लम को बताते हैं कि भाई इस लेवल की प्रॉब्लम है, ये उनका लेवल है, और उसी बेस पर क्या करते हैं, डेवलपर मटेरियल तैयार कर देते हैं। तो ये क्या है, एनालिसिस की ज़रूरत पड़ जाएगी पहले सबसे कि उसके एनालिसिस क्या है। तो नीड कोलैबोरेशन कैन टेक प्लेस थ्रू नीड्स एनालिसिस, whether teacher provide feedback on learner levels difficulties, developer can then design material that can appropriate and practical। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मटेरियल के डिज़ाइन की और उसके डेवलपमेंट की। जो उसका मटेरियल का डिज़ाइन है और उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो डेवलपर होता है वो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बनाते हैं, टीचर क्या है, प्रैक्टिकल इनपुट्स देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, मटेरियल के डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं उसके पायलट टेस्टिंग के बारे में कि उसकी पायलट टेस्टिंग, टीचर क्लासरूम में मटेरियल का यूज़ करते हैं, स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज के अनुसार उसे सुधारते हैं। तो इसके क्या हो जाएगी, पायलट टेस्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं उसके वर्कशॉप की कि उसके वर्कशॉप क्या है, ठीक है, उसका जो फीडबैक सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर फीडबैक सेशन, पायलट टेस्टिंग मटेरियल्स कैन इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर डिस्कशन होंगे, मटेरियल क्वालिटी इम्प्रूव होगी, कंटिन्यूस फीडबैक मिलेंगे, मटेरियल अपडेट होगा। तो टीचर कैन टेस्ट मटेरियल इन क्लासरूम एंड सजेशन मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के आधार उसमें अपडेट करेंगे। दिस कोलैबोरेशन इंश्योर दैट मटेरियल्स आर नॉट ओवरली थ्योरेटिकली बट आर लर्नर सेंटर्ड, प्रैक्टिकल एंड कल्चरली रेलिवेंट। तो इस प्रकार आप इजीली बता सकते हैं कि जो कंटिन्यूस फीडबैक मिलेगा उससे उसके अपडेट होंगे और जो उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे, जो लर्नर सेंटर्ड है और जो प्रैक्टिकल बनाता है ना मटेरियल डेवलपर, उससे क्या होगा, कल्चरल रेलिवेंस बनेगा, उसकी जो थ्योरी है उसकी प्रैक्टिकल है, उसका जो प्रैक्टिस का सही बैलेंस बनेगा। तो इस प्रकार ये क्या है, इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल इमर्ज होगा व्हेन टीचर एंड डेवलपर वर्क टुगेदर काम करेंगे। कंबाइनिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस होगा विद एजुकेशनल डिज़ाइन एक्सपर्टाइज। तो इस प्रकार बोल सकते हैं हम कि कोलैबोरेशन टीचर के और मटेरियल डेवलपर से एक अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये था हमारा बी। अब देखते हैं इसका सी टाइप क्वेश्चन कि सी वाला क्या है। डिस्कस इन डिटेल हाउ सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशंस कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन लैंग्वेज एजुकेशन। लैंग्वेज एजुकेशन में सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन किस प्रकार यूज़ की जा सकती है, इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो सी वाला क्वेश्चन है
तो इसमें पहला दिया गया है इसका इंट्रो। तो इंट्रो में बात करें कि जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन है जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो क्या करते हैं, लैंग्वेज लर्निंग में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जैसे कि बात करें तो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लैंग्वेज एजुकेशन। अब बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है रियल टाइम कम्युनिकेशन की। जो स्टूडेंट हैं वो लाइव इंटरेक्शन करते हैं, जिससे क्या है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो जाती है, राइटिंग करते हैं और स्पीकिंग स्किल्स उनकी इंप्रूव होती है। दीज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रियल टाइम कम्युनिकेशन अलाउिंग स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस राइटिंग एंड स्पीकिंग इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो व्हाट्सअप ग्रुप्स कैन बी यूज फॉर डिस्कशन। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, वोकेबलरी प्रैक्टिस हो सकती है और जो शेयरिंग असाइनमेंट है वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार रियल टाइम कम्युनिकेशन हेल्प करता है। अगला है इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग। तो जो चैट्स हैं, कमेंट्स हैं, पीयर फीडबैक है, उससे क्या है, लर्निंग इंगेजिंग बनती है, स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो सोशल मीडिया इनकरेजेज इंटरेक्टिव लर्निंग्स थ्रू कमेंट्स, चैट्स एंड पीयर फीडबैक। स्टूडेंट फील मोर कंफर्टेबल प्रैक्टिस लैंग्वेज इन इनफॉर्मल डिजिटल स्पेसीज। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्टिव लर्निंग। अब अगली बात करें तो वो कौन सी है, लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम। क्लासरूम से अलग क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि वीडियोस, क्विज, लर्निंग मटेरियल्स, इस प्रकार क्या है, ये शेयर कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में या पर्सनली। तो लर्निंग कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, तो सब जगह पॉसिबल हो जाती है। टीचर्स कैन यूज प्लेटफॉर्म टू शेयर, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, मेकिंग लर्निंग मोर इंगेजिंग एंड एक्सेसिबल आउटसाइड दी क्लासरूम। क्लासरूम के बाहर ये सारी एक्सेस इजीली हो जाती है। अगला है इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो एप्स है वो सपोर्ट करती है कोलैबोरेटिव लर्निंग में, वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट्स डिस्कशन ऑनलाइन। तो वो जो भी उन्हें प्रोजेक्ट मिला है उस पर डिस्कस कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उस पर ऑनलाइन डिस्कस हो जाता है। हाउएवर इसमें कुछ फिर चैलेंजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं कि क्या चैलेंज हमें इसमें देखने को मिले। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है कि हमने एग्जाम्पल किसी लिए व्हाट्सअप का, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं या स्टेटस देखने लगे, पढ़ाई से ध्यान भटक गया। इंस्टाग्राम की बात करें तो लाइव आ रहे, इंटरेक्शन आ रहे, उसके बीच में क्या रील देखने लगे, कुछ और स्क्रॉल डाउन करने लगे। तो इस प्रकार क्या है, सोशल मीडिया एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसमें एक और ज़्यादा खतरा है एक मिस इन्फॉर्मेशन का। तो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन इन्हांस लैंग्वेज डिस्ट्रैक्शन और मिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी मैनेज थ्रू प्रॉपर गाइडेंस। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू इनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कंक्लूजन की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन इन्हांस लैंग्वेज लर्निंग by promoting interactions, collaborations and continuous practice beyond the classroom। और लगातार क्या है, इसकी प्रैक्टिस करके बाहर क्लासरूम के, तो इस प्रकार इसको क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट क्लासरूम के बाहर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या बोलता है, डिस्कस द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन समेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो हमें बात करनी है समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो इसके बारे में बात करूँ तो मैं एजुकेशन में जैसे आप देखोगे तो जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका जो पर्पज़ और टाइमिंग है वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ तो इसकी कंपैरिजन की, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। तो इसके बेस पे करेंगे, किसी न किसी बेस पर इसका कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि टाइमिंग हो गया, पर्पज़ हो गया, नेचर हो गया, एग्जांपल, रोल ऑफ टीचर, बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बेस पे लेता हूँ मैं टाइमिंग को। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो लर्निंग के दौरान होती है, और जो समेटिव असेसमेंट है वो असेसमेंट कब देते हैं, लर्निंग के अंत में देते हैं। अगला है पर्पज़ क्या है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक दिए जाते हैं, और जो समेटिव है उसमें फाइनल परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करना पड़ता है हमें। तो बाय नेचर देखें तो ये क्या होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार होती है, कंटिन्यूस एंड डायग्नोस्टिक होती है, और समेटिव असेसमेंट का नेचर कैसा होता है, फाइनल और इवेल्यूएट होती है। इसके एग्जांपल की बात करूँ तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्विज आते हैं, डिस्कशन आते हैं, और असाइनमेंट आते हैं, ओरल क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार समेटिव असेसमेंट में क्या आता है, फाइनल एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, टर्म एंड टेस्ट हो गया। ठीक है, ये प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जो रोल ऑफ टीचर क्या है इसमें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचिंग मेथड एडजस्ट करता है टीचर अपने, और वहीं समेटिव असेसमेंट में ओवरऑल अचीवमेंट है उसको जज करता है।
इसके बेनिफिट क्या है स्टूडेंट के लिए। तो पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट में वीकनेस पहचानने का मौका मिलता है, क्योंकि आप क्विज करवा रहे हो, बच्चों में डिस्कशन करवा रहे हो, असेसमेंट करवा रहे हो और ओरल क्वेश्चन करवा रहे हो, तो उससे वीकनेस का पता लगता है। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट और ग्रेड्स मिलते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, इसकी कंपैरिजन है। सबसे पहला हम इसका कंपैरिजन कर लिया कि ये किस बेस पर क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसके डिफरेंस पता लगे क्या क्या डिफरेंस है। इसकी सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इसमें डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज हमने देख लिए, अब बात करते हैं इसके सिमिलरिटीज़ की। तो इसमें कुछ की पॉइंट बता दूँ मैं आपको, जैसे कि फॉर्मेटिव हो गया। फॉर्मेटिव क्या होता है, जैसे कि नहीं बोलते कि भाई हाँ क्यों वो हो रहा है, ज़्यादा फॉर्मेटिव हुआ, क्यों फॉर्मेलिटीज कर रहा है, तो उस प्रकार ये क्या करता है, असेसमेंट करता है लर्निंग के लिए। तो समेटिव है, ये क्या करता है, लर्निंग की असेसमेंट करता है कि लर्निंग तो हो चुकी है, बाद में उसकी असेसमेंट कर रहा है। तो इसमें कंक्लूजन के तौर पे देखें तो इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग को क्या करती है, इम्प्रूव करती है, जबकि समेटिव असेसमेंट फाइनल अचीवमेंट को बताती है, उसको मेजर करती है। दोनों मिलकर बैलेंस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम को बनाते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एकदम इजी और एकदम स्पष्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट समझ गए, समेटिव असेसमेंट समझ गए, दोनों के बारे में डिस्क्राइब कर देना कि ये इसके बोल देना कि भाई हाँ ये क्या होती है, लर्निंग के दौरान की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या है, इम्प्रूवमेंट के लिए हमें इसमें फीडबैक देना होता है, ज़रूरी होती है। इसकी कंटिन्यूस और डायग्नोस्टिक असेसमेंट की जाती है, इसमें क्विज करवाए जाते हैं, डिस्कशन करवाए जाते हैं, असेसमेंट करवाए जाते हैं, ओरल क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जो टीचिंग मेथड है वो एडजस्ट करे किए जाते हैं, जो स्टूडेंट की उसकी वीकनेस पहचानी जाती है। वहीं इसका जैसे कि मैंने पहले बताया था, समेटिव असेसमेंट में लर्निंग के अंत में की जाती है, फाइनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है और फाइनल और इवेल्युएटिव रिजल्ट देना होता है। फाइनल एग्जाम होते हैं, इसमें बोर्ड के एग्जाम होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन होती है, और जो ओवरऑल अचीवमेंट है वो हम जज करते हैं। फाइनल रिजल्ट और ग्रेड इसमें मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, कि इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ई होगा शायद, ई हाँ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लैंग्वेजेस कोर्स बुक, कि लैंग्वेज कोर्स बुक के एडवांटेज क्या है। व्हाट काइंड ऑफ टिप्स स्कूल इट कंटेन फॉर टीचर टू यूज़ कोर्स बुक इफेक्टिवली। तो इसमें क्या है, हमें लैंग्वेज कोर्स बुक के एडवांटेज के बारे में बात करनी है कि उसके क्या एडवांटेज है, और जो स्कूल में टीचर उसे यूज़ करता है कोर्स बुक का इफेक्टिवली, वो उसके बारे में टिप देनी है कि उसे कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूँ तो लैंग्वेज कोर्स बुक एक क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिसोर्सेज है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान और ऑर्गेनाइज बनाता है। ए लैंग्वेज कोर्स बुक इज ए स्ट्रक्चर्ड टीचिंग रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड कंटेंट, एक्टिविटीज़ एंड गाइडेंस फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो एक कोर्स बुक होती है लैंग्वेज कोर्स बुक, वो क्या करती है, टीचर और स्टूडेंट दोनों को क्या प्रोवाइड कराती है, कंटेंट, एक्टिविटीज़ और गाइडेंस देती है अच्छे तरीके से। ठीक है, वन मेजर एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज इसके लाभ की बात करें कोर्स बुक की, तो क्या करते हैं, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, जिसमें क्या है, सिलेबस को सिस्टमेटिक तरीके से उसमें कवर हो जाएगा, लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी। तो इट इंश्योर सिस्टमेटिक कवरेज ऑफ सिलेबस, इट आल्सो प्रोवाइड बैलेंस्ड फोकस ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। तो ये क्या है, इसमें स्किल डेवलपमेंट होती है, कौन सी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, चारों स्किल को डेवलप करता है। तो ये यहाँ हमारे काम आती है। अगला है इसमें रेडीमेड एक्टिविटीज़, जिस ये क्या करता है, टाइम बचाता है। रेडीमेड एक्टिविटीज़ होने से टीचर का प्रिपरेशन का टाइम कम होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। जैसे कि मैं आपको पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास रेडी मटेरियल पड़ा है, तो मैं इसको आराम से इसको हाईलाइट करके ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ, नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको लिख के पढ़ के बताऊँ तो कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर इस मेथड को अपनाएंगे तो सेव टाइम करेगा ये हमारा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फोर्थ की, कि फोर्थ एक्टिविटी इसमें क्या है, कंटिन्यूटी इन लर्निंग, कि लर्निंग में क्या कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ रही है। लेसन में प्रॉपर सीक्वेंस और फ्लो रहता है, इस कारण क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। और अगर बात करें टीचर्स की सपोर्ट के लिए, तो खासकर नए टीचर्स के लिए गाइड का काम कर रहा है। तो इसकी इम्पोर्टेंट नोट की बात करें कि इसमें क्या ख़ास बात है, तो कोर्स बुक पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें, टीचर को इसे अडेप्ट करना ज़रूरी है, टीचर को इसे अडेप्ट करना चाहिए। जो टीचर के लिए टिप है,
सिक्स के लिए जो टीचर है उसके लिए से कुछ सुझाव हैं उसकी बात करें तो कौन कौन से हैं। पहला है मॉडिफाई एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड। तो स्टूडेंट्स के लेवल और नीड के अनुसार उस एक्टिविटी को बदल दो। तो मॉडिफाइंग एक्टिविटीज़ पहला टिप हो गया। दूसरा है हमारा एडिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। तो प्रैक्टिस एग्जांपल के लिए लर्निंग को मीनिंगफुल बनाए ताकि उसे रिलेट कर सकें। ऐसे नहीं कि कुछ भी हुआ हमें तीर मार दिया भाई हाँ ये हुआ ये नहीं हुआ, ठीक है, समझे। अगला है हमारा इनकरेज इंटरेक्शन। इनकरेज इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव टास्क। जो टास्क है उसका क्या होना चाहिए, इनकरेज इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव टास्क होना चाहिए। अगला है यूजिंग द बुक फ्लेक्सिबली रेदर देन रिजिडली। तो इसकी बात करूँ मैं, पहले तो इनकरेजिंग की बात करूँ तो जो ग्रुप वर्क है और डिस्कशन है और जो कम्युनिकेटिव टास्क हैं वो कराए जाएं तो इससे इनकरेज होता है, हमारा लैंग्वेज वगैरह भी इम्प्रूव होती है। और दूसरे पॉइंट की बात करूँ फ्लेक्सिबली रेदर की बात करूँ देन रिजिडली, तो बुक को रिजिडली फॉलो ना करें, बुक को क्रिएटिव तरीके से यूज़ करें। तो इस प्रकार ये क्या है, इसका एक इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, एक सुझाव में टिप्स में आ जाएगा जो कि क्या काम करता है, टीचर के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये टिप हो गई। इसके कंक्लूजन की बात करें तो एक कोर्स बुक इज ए वैल्यूएबल टीचिंग टूल होता है बट इट इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ क्रिएटिवली एंड फ्लेक्सिबिलिटी द टीचर्स यूज इट। कि कितना अच्छे से क्रिएटिव तरीके से फ्लेक्सिबल तरीके से टीचर इसको यूज कर रहा है। तो ये हमारा इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है जो कि हमने दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। लगभग ये वीडियो 1 घंटे की बनी है। एक वीडियो में 1 घंटे में मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन कम करने हैं। अगर मैंने बताया वैसे एक्सप्लेन करके करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपका कट नहीं करने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होने वाली है जून 2025 की। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।